हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डीपीएसपी का सेक्शन। हमने पढ़ा था आर्टिकल 41 तक, तो आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल 42 से। आर्टिकल 42 भी सोशलिस्ट के अंदर ही आता है, प्रिंसिपल्स के अंदर ही आता है। आर्टिकल 42 बोलता है टू मेक द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ, कि ऐसी कंडीशन हो एटलीस्ट काम करने के लायक, तो मतलब इतनी कोल धुआं निकल रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, हेल्थ को इशू हो रहा है, और साथ में साथ मेटर्निटी रिलीफ भी मिलनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 जो है वो सोशलिस्ट का भी है, गांधीयन का भी है। तो सोशलिस्ट में जो पॉइंट है वो क्या है कि हमें एक ऐसी लिविंग वेग बनानी है ताकि एक वर्कर अपनी डिसेंट लाइफ तो जी सके, और उसके लिए बहुत सारी कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को भी पैदा करे। और वहीं पर गांधीयन में क्या बोलता है आर्टिकल 43, टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, कि रूरल एरियाज में आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज ओपन करनी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 43A, ये भी हमारा सोशलिस्ट के अंदर आता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1976। इसमें क्या बोला गया, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं ताकि हम वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा बढ़ा सके इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए। फिर आता है आर्टिकल 43B, ये गांधीयन में है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसमें बात की गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो वो किस में ऐड किया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। फिर आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किस में था, अगर आप याद करें तो वो किस में था, तो वो भी था लिबरल प्रिंसिपल्स में आ गए अब हम, ठीक है। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि शाह बानो केस के अकॉर्डिंग है, आप पढ़ लेना। टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। अब आर्टिकल 45 क्या बोलता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई 2002, उसमें आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट में बनाते हैं, और आर्टिकल 45 बोला कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो 6 साल से पहले के बच्चों की एजुकेशन और उनकी केयर का ध्यान रखें। फिर आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 किस में है, तो वो है गांधीयन प्रिंसिपल्स में। आर्टिकल 46 बोलता है टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC and ST and other work sections of the society and to protect them from social injustice and exploitation, कि हमें SC और ST को बचाना है और बाकी वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करना है ताकि उन पे कोई गलत ना हो सके। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 गांधीयन में भी था और सोशलिस्ट में भी था। गांधीयन में क्या था कि हमें प्रोहिबिट करना है इंटॉक्सिकेशन लेने से, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि लीगल सैंक्शन बिहार में लिकर को प्रोहिबिट कर दिया था वैसे। और सोशलिस्ट क्या बोलता है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, कि हमें न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। फिर आता है नेक्स्ट आर्टिकल 48, ये भी गांधीयन और लिबरल में है। गांधीयन में बोलता है कि हमें स्लॉटरिंग ऑफ काउस, काव्स और बाकी मिल्च और ड्रॉट एनिमल्स को रोकना है, क्योंकि ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिबरल में क्या बोलता है कि हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना है और मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पर। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 क्या बोलता है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। ये बोलता है हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है एनवायरनमेंट और सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है, NGT आया है, एटसेट्रा। वहीं पर आर्टिकल 49, 50 और 51 ये तीनों लिबरल के हैं। 49 बोलता है कि हमें मॉन्यूमेंट्स को बचाना है और प्लेसेस और जितने भी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, हिस्टोरिक इंटरेस्ट के हैं, उनको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देकर उनको प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 50 बोलता है कि हमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, जैसे CRPC को में बोला गया कि सेपरेट करना है, केशव भारती केस में बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाना। तो ये हमारे बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की। फर्स्ट,
नेक्स्ट बात करता है मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद नेशंस। तीसरी बात करता है फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी, सब इंटरनेशनल की बात है। और लास्ट एनकरेज करना सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब नॉट बाय यूनाइटेड नेशन, इट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो ये था हमारा लास्ट आर्टिकल। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं MCQs, मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन DPSPs। पहला देख लेते हैं, स्टेट इंक्लूड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट का इसमें मतलब स्टेट मतलब इंडिया, कैपिटल S मतलब इंडिया। तो इट इंक्लूड्स, इसमें एग्जीक्यूटिव भी आता है, लेजिस्लेटिव भी आता है और जुडिशरी भी आती है। आर्टिकल 50 रिप्रेजेंटेड इन CRPC एंश्योर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। हमने पढ़ा था कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 50 में, कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट टू मेड इट एप्लीकेबल टू ऑल। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बाइंडिंग ऑन स्टेट टू मेड इट एप्लीकेबल टू ऑल? नो, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट टू मेड इट एप्लीकेबल टू ऑल। DPSPs हम किस पे बेस्ड है? हमने लिए जरूर आयरलैंड से, बट दे आर बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हिस्ट्री क्या बोलती है? इन नेहरू रिपोर्ट देयर वर मेनी फंडामेंटल राइट्स, बट पॉसिबल नहीं था कि हम उन सबको एनफोर्स कर सके, एवरी फंडामेंटल राइट को। तो BN राव ने क्या बोला, हम डिवाइड कर देते हैं, एक जस्टिसाइबल में, एक नॉन जस्टिसाइबल में। ठीक है, DPSPs डू नॉट पुट लिमिटेशंस ऑन द स्टेट। तो DPSPs स्टेट पे लिमिटेशंस नहीं लगा सकती हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950 एज DPSPs। तो DPSPs बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी जो एक सिटीजन को फॉलो करनी चाहिए, जिसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए DPSP इनकॉर्पोरेट किया था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पास नालसा एक्ट 1987 टू ऐड 39A फ्री लीगल एड। तो फ्री लीगल एड किस एक्ट से आई थी? 39A, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है। तो एक एक्ट पास हुआ था, नालसा एक्ट 1987। Supreme Court ruled that fundamental rights and DPSPs fact supplementary to each other and together constitute an integrated scheme in the name of doctrine of harmonization। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि फंडामेंटल राइट्स और DPSPs जो है वो सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के बाद आते हैं, टुगेदर एक साथ एक स्कीम बनाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन। तो अब हम देख लेते हैं नालसा एक्ट के बारे में। नालसा मीन्स नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 95 में बनी थी अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इसका पर्पस क्या होता है? इज टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड सर्विस टू एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ केसेस। ठीक है, तो मतलब इनके लिए फ्री लीगल एड गरीबों के लिए, और लोक अदालत भी यही बनाता है जिससे हम फटाफट केसेस को सॉल्व करके पेंडिंग केसेस को सॉल्व कर सके। पैटर्न इन चीफ क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि सेम स्टेट में होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट में होता है चीफ जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका एक्स चेयरमैन होता है। जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसका एक्स चेयरमैन होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है कि स्पीडी डिस्पोजल हो केसेस के और जुडिशरी पे बर्डन कम हो। अब कौन कौन एलिजिबल हो सकता है इसके लिए नालसा एक्ट में? विमेन, चिल्ड्रन, SC and ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स, डिसेबल्ड पर्सन, पर्सन इन कस्टडी और पर्सन हुज एनुअल इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है लोक अदालत। ये किस लिए होती है? कि केसेस को जल्दी से जल्दी पेंडिंग केसेस को कोर्ट में एमिकेबली सॉल्व कर सके। इससे ऐड हुए थे आर्टिकल 39A, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22। इनका जो डिसीजन होता है दैट इज इक्वल टू सिविल कोर्ट,
बाइंडिंग अंटिल दे गो टू बिग कोर्ट, ठीक है, तब तक इन पे बाइंडिंग होता है, लेकिन जब अगर कोई बिग कोर्ट में चला जाए तो फिर वो उस पे हिसाब से होता है। जैसे कि अब 2 पार्टीज हैं, वो केस नहीं सॉल्व, मतलब इधर भी केस नहीं सॉल्व हो पा रहा, तो फिर वो बड़े कोर्ट में जाते हैं। कोई फीस नहीं लेता ये। लोक अदालत फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को देखता है, बट शुड बी कंपाउंडेबल। मतलब मैरिज नहीं बन रही बट किसी को मार दिया, कांट, इट्स नॉट कंपाउंडेबल, सजा मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। जैसे कि अब कुछ केसेस है कि शादी जो है वो नहीं बन पा रही है, तो उन केसेस को ये सॉल्व कर सकता है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे किसी को मार दिया, उस पर तो आपको सजा मिलनी ही मिलनी है, तो वो नॉन कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, मतलब कि वो सजा मिलनी है, तो ये उनको नहीं देखता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।